हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आदिकाल का चैप्टर कर रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आदिकाल से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, हमने वे सारे इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट थे वे सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और जो हमारा बचा है, आज हम करेंगे रासो साहित्य और जो लौकिक साहित्य है, कौन सी रचनाएं रासो साहित्य में आती हैं, कौन सी रचनाएं लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं, आज हम उनको करेंगे। फिर हमारा जो आदिकाल है ये कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम कर रहे हैं जो DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, हम वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी PYQ हैं उनको देखना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों को ही एक करना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ में जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी वो बीच में ही बंद हो गई थी, तो मैंने वो इतनी ही अपलोड कर दी। आज मैं उस वीडियो को पूरी जो कंप्लीट है उसको डाल दूंगी। उसमें पता चल जाएगा कि कितनी हमारी व्याकरण पूछी जाती है और कितना हमारा साहित्य से जो पोर्शन साहित्य का कितना आता है और व्याकरण कितनी आती है और किस लेवल से पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम उस PYQ भी कंप्लीट कर लेंगे। हम डेली अब PYQ, क्योंकि 200 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स सब्जेक्ट में, और एक दिन में 200 एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होंगे, तो हम उसको हाफ हाफ करके ही चलेंगे। जो एक पेपर है उसके हम 2 वीडियो बनाएंगे, उसी से क्या हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स, PYQ के जो फर्स्ट पेपर हैं आप उनको भी एक बार देखते रहना कि जितने भी GK के हैं, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश, जितने भी PYQ उनको सोल्व करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब हम जो शुरू कर रहे हैं अपना रासो साहित्य कर रहे हैं। जो रासो साहित्य में रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं रासो साहित्य में मेन क्या है, एक तो रचना, रचनाकार और उसका जो सन है, किस काल में सन में लिखा गया था, मेन इम्पोर्टेंट यही है इसमें से। जो हाँ, एक इसका जो काव्य रूप है, सिर्फ इम्पोर्टेंट इसमें यही है, बाकी हम इससे रिलेटेड और भी बातें देखेंगे। तो देखो, रासो साहित्य में खुमान रासो किसकी है, दलपत विजय की। किस जो इसका समय है क्या रहा है, 9वीं सदी रहा, और इसका जो रूप है कैसा काव्य है, ये प्रबंध काव्य है। खुमान रासो किसने लिखा था, दलपत विजय ने 9वीं सदी में लिखा था, और ये क्या है, एक प्रकार का प्रबंध काव्य है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो इसमें देखो, यह 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। खुमान रासो में कितने छंदों का वर्णन है, 5000 छंदों का क्या है, ये काव्य ग्रंथ है। कैसा काव्य ग्रंथ है, एक प्रकार का प्रबंध काव्य ग्रंथ है। और एक इम्पोर्टेंट ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज के कथानुसार एक अज्ञात नामाभाट में रचा, जिसमें रामचंद्र से लेकर श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्धों का वर्णन था। किस किस का वर्णन था, श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के युद्ध का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलपत विजय असली खुमान रासो का रचयिता था अथवा उसका प्रेषिष्ट का। तो ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, एक तो इसमें दिया गया कि किसका और कहाँ तक का युद्ध का वर्णन था, और किसके अकॉर्डिंग था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग था, और किसके कथानुसार था, शिव सिंह सरोज के कथानुसार था, और इसमें क्या था, 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। ये खुमान रासो के बारे में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो रचना करेंगे हम खुमान रासो के बाद आती है हमारी विजयपाल रासो। ये रचना किसकी है, नरसिंह भाट की है। विजयपाल रासो किसकी है, नरसिंह भाट की है। ये 11वीं शताब्दी की थी, और इसका जो काव्य रूप है ये वीर गीत है। काव्य रूप क्या है, वीर गीत है। सदी कौन सी है, 11वीं है। विजयपाल रासो लिखी किसने, नरसिंह भाट ने लिखी थी। अब इसमें देखो, यह एक अनुपलब्ध यानी कि अभी तक ये उपलब्ध रचना मानी नहीं गई है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। किस कहाँ का है, विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। नेक्स्ट रचना है बीसल देव रासो, नरपति नालय की है, 12वीं सदी की है। ये भी क्या है, एक वीर काव्य है। 100 पृष्ठों का छोटा सा ग्रंथ है। कैसे, कितने पृष्ठों का है, 100 पृष्ठों का है, छोटा सा ग्रंथ है। और देखो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए एक शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, कितने खंडों में है, किस खंड में किसका वर्णन किया गया है, ये मैंने शॉर्ट्स में इसकी एक वीडियो भी डाली हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक वीर है परक संदेश काव्य है, जिसमें अजमेर के राजा चौहान और बीसलदेव की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। रासो होते हुए भी यह एक
प्रधान श्रृंगारी काव्य है। इसमें सर्वप्रथम 12 महासा का वर्णन किस में मिलता है? विजय पाल रासो में मिलता है। इसमें जो भाषा है राजस्थानी भाषा रही है और इसका जो है रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति का ग्रंथ है। ये 4 खंडों में विभाजित है। किस खंड में किसका वर्णन है, मैंने जो शॉर्ट्स डाली हुई है एक बार उसमें आप इसको देख लेना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। पूछ ले, जो बीसल देव रासो है उसमें खंड देकर पूछ ले कि ये किस खंड में इसका वर्णन है, रानी के वियोग का वर्णन किस खंड में है, मिलन का वर्णन किस खंड में है, विवाह का वर्णन किस खंड में, इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट रचना है पृथ्वीराज रासो। किसकी है? चंद बरदाई की। सदी 12वीं सदी है। कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। इसके उत्तरार्ध जो इसका उत्तरार्ध भाग था वो इसके पुत्र जलहन ने पूरा किया था और जो पूर्वार्ध भाग था ये चंद्र बरदाई ने पूरा किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है कि उत्तरार्ध भाग किसने पूरा किया था, चंद्र बरदाई ने या जलहन ने? तो उत्तरार्ध भाग जो है वो जलहन ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो की भी मैंने एक शॉर्ट्स डाली हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उसकी प्रेम कथा का भी वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें 69 समय यानी कि सर्ग और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। जो मुख्यतः छंद इसमें कवित, छप्पय, दोहा, तोमर, तर्टिक, गाहा और आर्या। चंद कवि जो चंद कवि हैं इसको छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। जो चंद कवि हैं वो किस छंद में विशेषज्ञ थे? छप्पय छंद के विशेषज्ञ थे। वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है। इनका अंगिरस वीर ही माना गया है। ये क्या है? एक वीर रस ही माना गया है। और जो चंद्र बरदाई है, पृथ्वीराज रासो है, इसको जो शिव सिंह सरोज ने क्या कहा था? चंद्र बरदाई को छप्पों का राजा कहा था। किसने कहा था? शिव सिंह सरोज ने चंद्र बरदाई को छप्पों का राजा भी कहा था। अपनी शिव सिंह सरोज रचना में शिव सिंह सेंगर ने कहा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट है एक तो इसके समय और सर्ग पूछे जाएंगे और इसके छंद पूछे जाएंगे। और इसका जो समय है, काव्य कैसा, प्रबंध है, किस भाग को किसने पूरा किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो रचना है हमारी जयचंद प्रकाश किसकी है? भट्ट केदार की है। सदी 12वीं है। ये भी क्या है? एक वीर गीत प्रबंध काव्य है। इनका सिर्फ इम्पोर्टेंट ये इतना ही है, जयचंद प्रकाश और जयमंग जस चंद्रिका। जयमंग जस चंद्रिका किसकी है? मधुकर कवि की। समय 12वीं सदी है और कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है और ये अप्राप्य है, मतलब कि अभी इसको प्राप्त प्रकृति माना नहीं गया है। अब है परमाल रासो किसकी है? जगनीक की है। 13वीं सदी का है। क्या है? एक वीर गीत है। इसके बारे में हम देखते हैं। महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीरों आल्हा और उद्दल की वीरता का वर्णन है। जो आल्हा और उद्दल की वीरता का वर्णन है वो किस में है? परमाल रासो में है। इस प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड, जो सबसे पहले आल्हा खंड का वर्णन था वो किस रचना में हुआ है? किस ग्रंथ में हुआ? परमाल रासो में हुआ है। गाया जाता था। केंद्र कौन सा है? बैसवाड़ा है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 में इसको प्रकाशित करवाया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें सबसे पहले जो आला खंड का वर्णन है वो किस रचना में मिला है? परमाल रासो में मिला है। और जो 2 वीर थे कौन कौन से थे? आला और उद्दल, उनका भी वर्णन किस में है? परमाल रासो में। और इसको प्रकाशित किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने। कब? 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट रचना है रनमल छंद रचना है। ये किसकी है? श्रीधर की है। इसका समय क्या है? 14वीं सदी है। और ये कैसा है? वीर गीत। जो इसका काव्य रूप है वो कैसा है? ये वीर गीत है। अब इसमें इम्पोर्टेंट देखो क्या है, सिर्फ इसका इम्पोर्टेंट यही है कि श्रीधर की रचना है। समय इसका याद रखना, 14वीं सदी। और कैसा काव्य है? वीर काव्य है। अब देखो सारंग दरकर्त हमीर रासो 14वीं सदी में लिखा गया। इसको भी रास्य काव्य माना, लेकिन जो कि अनुपलब्ध है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। अब है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। किसकी हैं? दोनों रचनाएं विद्यापति की हैं। 14वीं जो कीर्तिलता और जो कीर्ति पताका है दोनों का समय एक है। 14वीं सदी के अंत
या 15वीं सदी का आरंभ दोनों का समय माना गया है। दोनों क्या है? प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका क्या है? प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता में क्या है इसका हम वर्णन देख लेते हैं कि तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। किसमें है? कीर्तिलता में है। ऐतिहासिक महत्व जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन है। और जो विद्यापति ने अपनी कीर्तिलता को स्वयं क्या कहा? कहानी कहा है। स्वयं इसकी भाषा को अवट, विद्यापति ने इसकी भाषा को स्वयं कहा है कि ये अवट है। इसकी रचना भृंग भृंगी संवाद में है। भृंग भृंगी संवाद में किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको भृंग भृंगी संवाद में माना। इंपोर्टेंट है कि भृंग भृंगी संवाद में किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना को माना है? कीर्ति पताका को माना है। कीर्तिलता को माना है। अब है कीर्ति पताका। यह एक अप्राप्य रचना यानी कि प्राप्त नहीं है। इसमें भी तिरहुत के राजा शिव सिंह की प्रस्ती है। देखो ये जो कीर्ति सिंह थे, कीर्तिलता में किसका है? तिरहुत के ही राजा कीर्ति सिंह का है। और कीर्ति पताका में भी तिरहुत के राजा किसका है? शिव सिंह की प्रस्ती का वर्णन है। लेकिन ये रचना क्या है? प्राप्त नहीं है। ये थे हमारे रासो ग्रंथ। जितने भी रासो साहित्य लिखे, रासो काल में जितने भी लिखे गए हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। हमने ये पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रासो शब्द की उत्पत्ति किसने कौन से शब्द से मानी है। एक बार हम फिर से भी देख लेते हैं। गारसा दत्तासी ने राजशिव से, हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रास या रासो, नंदुलारी वाजपेयी ने रास, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रासु या रासक, दशरथ शर्मा ने रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो रासो साहित्य में जो इम्पोर्टेंट रचना है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के है। देखो इस रचना के बारे में मिश्र बंधुओं ने लिखा है। हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्र बरदाई को ही कहा जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग है? मिश्र बंधुओं के अकॉर्डिंग है। जितने भी ये यहाँ पर फैक्ट दिए हुए हैं सारे के सारे क्या हैं? इम्पोर्टेंट हैं। आचार्य शुक्ल ये यानी कि चंद्र बरदाई कवि के बारे में कहा हिंदी के प्रथम महाकवि माने। किसने माने हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। शुक्ल ने चंद्र बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी। पृथ्वीराज रासो अभी हमने पढ़ा था रासो शब्द की उत्पत्ति किसने किससे मानी है? हमने राम स्वरूप चतुर्वेदी का पढ़ा था। रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तर पर इसमें निखार कर आता है। देखो ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपसे याद नहीं हो, पूछ लिया जाए कि ये किस आचार्य के अनुसार है, तो आप यहाँ पे पृथ्वीराज रासो की जगह रासो शब्द देखोगे कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से किसने मानी है, तो रासो से किसने मानी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। ऐसे भी हम इसका आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, वस्तुतः हिंदी को छंदों का राजा कहा जा सकता है। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह ने कहा है कि जो चंद कवि हैं उसको क्या कहा गया है? चंद्र बरदाई को छंदों का राजा कहा जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह के। शिव सिंह सेंगर अभी हमने पढ़ा था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्र बरदाई को छप्पों का राजा कहा है और अपनी रचना शिव सिंह सरोज में कहा है। बच्चन सिंह यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने माना है? बच्चन सिंह ने माना है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी भी है और राजनीतिक महाकाव्य भी बच्चन सिंह ने माना है। इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित्र काव्य, कथा काव्य, आख्यायिकी आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। इसका सबसे बड़ा समय जो है कनवज युद्ध है। इससे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। जो कनवज युद्ध को है वो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक भी माना जाता है। अब देखो नेक्स्ट, कयामसवत नामक खंड में मंत्री कयामस के कमांड हो जाने
और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने का कथानक वर्णित है। यानी कि जो कयामस नामक खंड है इसमें किसका वर्णन है, कामांध, जो कयामस के कामांध हो जाने मंत्री जो कयामस है उसके वध का वर्णन किसमें, कयामस वध में है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित रहा है। पृथ्वीराज रासो का शुरुआती प्रकाशन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्राप्तियां उपलब्ध हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। देखो क्वेश्चन कैसे और क्या बन सकता है। जो हस्तलिखित प्राप्ति उपलब्धियां उनमें रासो के 4 रूपांतरण अस्तित्व में आए हैं। देखो एक तो वरहत रूपांतरण में अध्यायों को समय कहा गया है। समय किसको कहा गया है, वरहत रूपांतरण में अध्यायों को समय कहा गया है। मध्यम रूपांतरण में अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया है और लघुतम रूपांतरण में अध्याय उनको खंड कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो हस्तलिखित प्राप्तियां उपलब्ध हुई हैं उसमें जो वरद रूपांतरण है उसमें जो अध्याय हैं उनको क्या कहा गया, समय, वरद को समय कहा गया। मध्यम यानी कि जो बीच का है उसमें अध्याय को क्या कहा गया, प्रस्ताव कहा गया है। और जो लघुतम जो छोटा है उसमें अध्याय को क्या कहा गया, खंड कहा गया है। लघुतम रूपांतरण में अध्यायों का विभाजन नहीं है, इसमें विभाजन नहीं, ये खंडों में है। पृथ्वीराज रासो की यात्राओं के प्रमुख 3 हेतु, मर्ग्या, विवाह, युद्ध। मर्ग्या यानी कि जो आखिर जो शिकार से रिलेटेड होते हैं, विवाह, युद्ध से संबंधित है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉक्टर जसरथ शर्मा तथा मीनाराम रंगा ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी बताया है। डॉक्टर जसरथ शर्मा और मीनाराम गंगा ने पृथ्वीराज रासो को अपभ्रंश और पुरानी राजस्थानी भाषा बताया है। भाषा से रिलेटेड किसने कौन सी भाषा मानी है अभी हम आगे एक टेबल के थ्रू करेंगे। पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन श्री ग्राउस ने किया था। सन 1973 ईस्वी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने रासो की भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रजभाषा माना है। किसके अकॉर्डिंग है, सुमन राजे ने चंद्रबरदाई के अकॉर्डिंग इसको कहा है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो की भाषा, किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को कौन सी भाषा में माना है, ये इम्पोर्टेंट है। चंद्रबरदाई ने सठ भाषा माना है, स्वयं चंद्रबरदाई ने। गारसा दत्तासी ने इसको कन्नौजी कहा है। डॉक्टर टेसीटरी ने पश्चिमी हिंदी कहा है। और अभी हमने पढ़ा था जसरथ शर्मा एवं मनीराम गंगा ने अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी रासक उपरूप माना है। ये पृथ्वीराज रासो की भाषा इन विद्वानों के अकॉर्डिंग है। स्वयं चंद्रबरदाई ने इसको सठ भाषा कहा है और गारसा दत्तासी ने कन्नौजी कहा है। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब है जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और अप्रमाणिक विद्वान कौन कौन से हैं मानने वाले। सबसे पहले हम प्रमाणिक देखते हैं। प्रमाणिक जो किस किसने माना, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टोड, इन्होंने तो इनको प्रमाणिक माना है। अर्धप्रमाणिक मुनिजीन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित कुमार चटर्जी, जसरथ ओदा, इन्होंने इनको अर्धप्रमाणिक माना है। अप्रमाणिक किसने माना है, डॉक्टर वूलर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। देखो अगर आपको ऐसे याद हो जाते हैं तो ठीक है, अगर ऐसे आपको याद नहीं होते हैं तो आप इनको ट्रिक से भी, जो खुद की ट्रिक बनाओगे उससे ज़्यादा जल्दी याद होगा, तो उससे भी आप याद कर सकते हो कि किसने इसको प्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक और अप्रमाणिक माना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमारा रासो साहित्य कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे लौकिक साहित्य। रासो साहित्य की तरह लौकिक साहित्य में भी जो रचना है, रचनाकार और समय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो रचना है ढोला मारूरा दोहा, कल्लोल और कुशलाभ, इन दोनों कवियों की मानी जाती है। समय इसका 11वीं सदी है। अब हम इसकी जो विषय वस्तु है इसको भी साथ साथ में देख लेंगे। लोक प्रचलित प्रेम काव्य है, राजस्थानी में अधिक लोकप्रिय है। राजकुमार ढोला और राजकुमारी वारवानी की कथा है। इसमें नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके दोहों को हेमचंद्र और बिहारी दोनों के बीच की कड़ी माना है। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रचना संदेश रासक अब्दुल रहमान की है, 11वीं और 12वीं सदी। अब इस रचना से इम्पोर्टेंट देखो क्या क्या है मैं बताती हूँ। एक तो ये रचना है प्रथम मुस्लिम कवि द्वारा रचित पहली रचना मानी गई है, और एक इसे प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ माना गया। प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ माना गया, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। साथ में विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को सक्रांतिकालीन भाषा कहा, ये तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि जो संदेश रासक रचना है इसमें कहाँ का वर्णन है। विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा जो है वो वर्णित की गई है। प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है, अब्दुल रहमान का है। नेक्स्ट रचना है वसंत विलास। देखो जो नेक्स्ट रचना है वो है वसंत विलास। इसके जो रचनाकार हैं वो अज्ञात हैं। इसका जो समय है वो क्या है, 13वीं सदी है। वसंत विलास में जो इम्पोर्टेंट है देखो क्या है, सिर्फ एक तो इसका जो समय है, एक इसका जो संपादन किया था माता प्रसाद गुप्त ने किया था, और इसका जो समय है वो 13वीं शताब्दी है। वसंत विलास के रचनाकार का पता नहीं है, सिर्फ इसका संपादन किसने किया और इसका समय क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं जो है अमीर खुसरो। अब है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं 100 बताई जाती हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है खलीकबारी, पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल आदि हैं। अब देखो इनकी जो पहेलिया और मुकरिया में उक्ति व चरित्र्य की प्रधानता है। आवाज़ ए खुसरवी इनका संगीत संबंधी ग्रंथ है। खालिकबारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। इसके ग्रंथ नूर सिपर में भारतीय बोलियों का विस्तृत वर्णन